हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर्पल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का प्राइम टाइम में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का 13 दिसंबर को वाराणसी का दौरा, काशी विश्वनाथ धाम का करेंगे लोकार्पण, महापौर सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। कृषि मंत्री ने संसद में दिया बयान, किसानों की मौत का नहीं कोई रिकॉर्ड। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, सरकार ने किया किसानों का अपमान। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, बोले जिसे खुद पर होगा शक वही अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण पर करेगा संदेह। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी टेट पेपर लीक कांड को लेकर लगाया बड़ा आरोप, बोले पेपर लीक जानबूझकर कराया, बीजेपी का फूल झूठ का फूल। कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी, एट रिस्क देशों के यात्रियों के लिए खास सावधानी, ट्रैवल हिस्ट्री की भी देनी होगी अब जानकारी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वाराणसी में बाबा दरबार से गंगधार तक विस्तारित श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को समर्पित करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए 10 दिसंबर तक सारा काम पूरा कर लिया जाएगा। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में 3 दिन प्रवास करेंगे। पीएम 13 दिसंबर को ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। अगले दिन यानी 14 दिसंबर को महापौर सम्मेलन को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 4 दिसंबर को देहरादून का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसमें करीब 8300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास भी शामिल है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से दिल्ली और देहरादून के बीच ट्रैवल टाइम 1/3 यानी 6 घंटे से घटकर करीब 2.5 घंटे का हो जाएगा। सरकार का कहना है कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत का उनके पास कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये जवाब कृषि मंत्रालय की तरफ से संसद में दिया गया है। ये बयान उस सवाल के जवाब में दिया गया जिसमें पूछा गया था कि क्या सरकार इस आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को किसी तरह की वित्तीय मदद उपलब्ध कराने के बारे में विचार कर रही है या नहीं। वही सरकार के इस जवाब पर कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने बयान देकर किसानों का अपमान किया है। 700 लोगों का अगर आपके पास आंकड़ा नहीं मिलता तो कोविड के बारे में आपने लाखों लोग कैसे गिने? हा? वहां पर उसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि कोविड में भी कम से कम 50 लाख से भी ज्यादा मरे। आप बोलते हैं 4 लाख, वहां कहाँ गिने आप? तो ये जो है इंसल्ट है किसानों का। किसान के लोग, किसान के नेता ये खुद कह रहे हैं 700 से अधिक लोग मर चुके हैं, उनके लिए कॉम्पेंसेशन वो डिमांड कर रहे हैं। वो नोटिस दिए हैं, लिखित रूप से दिए हैं। हम भी कह रहे हैं तो हमारे पास आंकड़े नहीं है, हम नहीं देंगे। अरे इस देश में सेंसस हर चीज का होता है। क्या ये 1 साल 3 महीने में 700 लोगों को गिनने के लिए कौन से जगह क्या होगा ये मालूम नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अयोध्या में महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले लोगों को जमकर कोसा। सीएम योगी ने कहा कि अब तो जिसे खुद पर शक होगा वही अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण पर संदेह करेगा। हमारी भावनाएं और हमारे भावों को कुंद करने का प्रयास होता रहा, लेकिन अयोध्या भी कभी चुपचाप नहीं बैठी। कभी चुपचाप अयोध्या नहीं बैठी। चुपचाप हम लोग अन्याय और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करते रहे, क्योंकि राम ने तो कभी ना अन्याय किया और ना अन्याय सहा। यानी हम अधर्म भी नहीं करेंगे और अधर्म भी नहीं सहेंगे, और यही तो अयोध्या है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी टेट पेपर लीक कांड को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये पेपर लीक जानबूझकर कराया गया है। सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है,
अखिलेश ने कहा कि बीजेपी का फूल झूठ का फूल है, झूठ के फूल में खुशबू नहीं आती है। बुंदेलखंड की जनता कह रही है कि आने वाली सरकार सपा की है। बांदा के जीआईसी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये बीएड वाले लोग घूम रहे हैं बेरोजगार बड़ी संख्या में, शिक्षा मित्र भी बेरोजगार हैं। अभी टीईटी की परीक्षा हुई थी, ये टीईटी की परीक्षा देने लाखों लाख हमारे नौजवान गए, इतनी मेहनत की, परिश्रम किया, पैसा खर्च किया, लेकिन जैसे ही परीक्षा में बैठे पता लगा परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ये हमारे नौजवान जानते हैं कि ये पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ है। ये सरकार जानबूझ करके पेपर लीक करती है। ये लीक करने वाली सरकार है और इसीलिए लीक करती है क्योंकि हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती है। वहीं पंजाब चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कद्दावर नेता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने अकाली दल से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि सिरसा ने बुधवार को दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने इस्तीफे के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को वर्चुअल माध्यम से 21वीं सदी में वैश्विक चुनौतियों पर यूनाइटेड रशिया पार्टी द्वारा आयोजित एक सेमिनार को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि भारत रूस पक्के और लंबे समय से दोस्त है। लगभग 200 प्राथमिक सदस्यों वाली दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी और यूनाइटेड रशिया पार्टी के बीच बढ़ता जुड़ाव हमारी दोस्ती में चमक लाता है। वहीं गाजियाबाद में बुधवार को बीजेपी ने ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसके चलते कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया और आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं आम लोगों का कहना है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कार्यक्रम करे तो ऐसा करे जिससे लोगों को परेशानी ना हो। बता दें कि नवयुग मार्केट इलाके में बीजेपी ने ट्रैक्टर रैली का शुभारंभ किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री और विधायक समेत कई बीजेपी के नेता शामिल हुए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंता के बीच इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइंस आज से लागू कर दी गई है। केंद्र ने 28 से 30 नवंबर के बीच ये गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें बताया गया है कि एट रिस्क देशों से आने वाले पैसेंजर्स को RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। पैसेंजर्स को रिजल्ट आने तक एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना होगा। सभी एयरपोर्ट्स पर अतिरिक्त RT-PCR फैसिलिटी की व्यवस्था की जाएगी और फॉर्म में ट्रैवल हिस्ट्री भी बतानी होगी। देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन अभी फिलहाल पहले की तरह ही किया जाएगा। बीते दिनों नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते यानी 15 दिसंबर से सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू होगी, लेकिन इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। देश में पिछले साल 23 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित है। बता दें कि भारत से करीब 28 देशों के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत पिछले साल जुलाई से विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। ओमिक्रॉन के खतरे के चलते महाराष्ट्र सरकार ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। अब एट रिस्क यानी खतरे वाले देशों से आने वाले सभी यात्रियों को 7 दिनों का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पूरा करना होगा। मिली जानकारी के अनुसार मुंबई आने वाले ऐसे सभी यात्रियों को बुधवार से ही कंपलसरी आइसोलेशन फैसिलिटी में भेजा जाएगा, जिसके लिए प्रशासन ने कुछ होटलों का भी चुनाव किया है। लेकिन आइसोलेशन पीरियड का खर्च पैसेंजर को खुद ही उठाना होगा। साथ ही यात्रियों को अनिवार्य तौर पर RT-PCR टेस्ट भी कराना होगा। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40 नए केस सामने आए। वहीं 27 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या 8,17,108 बताई जा रही है। वहीं 10,092 मरीज ऐसे हैं जिनकी कोरोना से मौत हो गई। अगर रिकवरी रेट की बात करें तो वो सुधरकर 98.75% हो चुका है। दूसरी ओर सरकार टीकाकरण पर भी लगातार जोर दे रही है ताकि कोरोना के प्रकोप को रोका जा सके। बीएसएफ के 97वें स्थापना दिवस पर बुधवार को भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को मिठाइयां बांटी। पाक रेंजर्स ने शुक्रिया अदा करते हुए बीएसएफ के जवानों को स्थापना दिवस की बधाई दी।
पाक रेंजर्स और बीएसएफ के जवानों ने आपस में हाथ भी मिलाया। बीएसएफ स्थापना दिवस पर पहली बार बीएसएफ ने पहल करते हुए मिठाइयां भेंट की है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। नशे में धुत एक भाई ने अपने चचेरे भाई की सिलबट्टे से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक मामूली कहासुनी को लेकर दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हुआ था और देखते ही देखते झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि नशे में धुत भाई ने अपने ही भाई की सिलबट्टे से हत्या कर दी। बता दें कि मृतक की पहचान जगदीश के रूप में हुई। घटना की खबर सामने आते ही मृतक की पत्नी ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में लगी और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बिजनौर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नन्नू शेरपुर के जंगल में एक तेंदुए का बच्चा गहरे कुएं में जा गिरा, जिसके बाद पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए बिजनौर के लिए रवाना हो गई। चलिए फिलहाल के लिए प्राइम टाइम में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज़। नमस्कार। हर पल आपके साथ।